ऑलराइट, सो हमारा जो आज का टॉपिक है हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्री मैच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन। बहुत ही इजी सिंपल सा टॉपिक है। बेसिकली इस टॉपिक के अंदर जो आपका पर्टिकुलरली जो एमनियन और कोरियन की जो लेयर है वो वहां पे बर्स्ट कर जाती है। यूजुअली अगर मैं पूछूं आपसे कि हमारा जो वाटर ऑफ बैग है वो कब बर्स्ट करना चाहिए नॉर्मली नेचुरली, तो गाइज वो आपका फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में। ओके, फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर हमारी 3 पार्ट्स में है, लेटेंट, ओके, द सेकंड पार्ट इज योर एक्टिव फेज एंड थर्ड इज ट्रांजिशन। पार्टोग्राफ में ट्रांजिशन का कोई लेना देना नहीं है बिकॉज वो बहुत शॉर्ट और बहुत फास्ट होती है, इसीलिए उसको इंक्लूड भी नहीं किया जाता है, बट थ्योरेटिकली एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें पता होना चाहिए। सो जैसे ही आपकी फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर आती है, उस फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर के अंदर आपका जो बेसिकली सेंटीमीटर का जो डायलेशन है वो 6 से ज्यादा होना चाहिए। ओके, अगर 6 से ज्यादा सेंटीमीटर डायलेशन है तब बहुत ही इजीली आपकी जो मेम्ब्रेन है वो रप्चर कर जाती है नेचुरली। जस्ट लेट मी ऐड, ऑलराइट, सो नेचुरली जो आपकी आई एम सो सॉरी, ओके, तो आपकी जो नेचुरली जो आपकी मेम्ब्रेन है वो अपने आप क्या कर जाती है, डायलेट कर जाती है, और आपका जो सर्विक्स जैसे ही ओपन होता है 6 सेंटीमीटर से ज्यादा, तो आपका वाटर ऑफ बैग अपने आप फट जाता है और बर्स्ट कर जाता है। लेकिन यहां पर बात नॉर्मल नहीं की जा रही है, यहां पर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं प्री मैच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, जिसके अंदर आपका जो मेम्ब्रेन है वो अपने आप पहले ही रप्चर कर रही है। अब कब? सो गाइस, rupture of the amniotic sac, okay, membrane or layer of tissues that hold the amniotic fluid surrounding the fetus in the uterus before 28 and after, मतलब till 37 week, okay, so 28 हफ्ते के बाद से लेकर 37 वीक से पहले अगर बैग ऑफ मेम्ब्रेन बर्स्ट कर जाता है, फट जाता है, दैट इज अ बिग प्रॉब्लम। ओके, इसे बोल दिया जाता है प्री मैच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन। तो आपको ये टर्मिनोलॉजी बिल्कुल भी नहीं भूलनी है। आपको पता होना चाहिए कि नॉर्मली रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन कब होता है, इन द फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर, लेटेंट फेज के बाद जब एक्टिव फेज में मदर होती है तब जाकर ये जो आपका 6 सेंटीमीटर से ज्यादा डायलेशन होने के बाद आपका जो बैग ऑफ मेम्ब्रेन है वो बर्स्ट करता है। लेकिन अगर वो 28 वीक से स्टार्ट होकर 37 के बीच में कभी भी अगर आपका बैग ऑफ मेम्ब्रेन फट रहा है तो उस केस में हम बोल देते हैं प्री मैच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन। मोस्ट केसेस में जो एमनियोटिक सैक है वो रप्चर कर जाता है ड्यूरिंग लेबर, जो कि मैंने आपको बता दिया। ओके, ऑलराइट, सो एमनियोटिक फ्लूइड जो निकलेगा वो उसका कलर टेक्सचर कैसा है? बेसिकली जो आपका एमनियोटिक फ्लूइड है वो कलरलेस है, उसका कोई कलर नहीं होता है, पेल येलो, ओके, लिटिल बिट येलोइश, टिंग विद ब्लड, उसमें थोड़ा सा शो ब्लड हो सकता है, ऑर्डरलेस, या फिर आप बोल सकते हो कि थोड़ी सी स्वीट स्मेल है, थोड़ी सी, ओके, और थिन वाटरी, बिल्कुल पानी जैसा फील आप करोगे। इसका अगर मैं इंसिडेंस बताऊं तो लगभग 10% पूरी प्रेगनेंसी में से आपको, जैसे 100% प्रेगनेंसी रेट है तो उसमें से 10% लेडीज जो हैं प्री मैच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन से आपको देखने को मिल सकती हैं। नेक्स्ट आता है कारण क्या है? तो गाइस बहुत ही ज्यादा सिंपल कारण है हमारे पास यहाँ पे। पहला जो कारण है दैट इज अननोन, मतलब कि हमें नहीं मालूम है व्हाट इज द एग्जैक्ट कॉज। ओके, तो एग्जैक्ट कॉज नहीं पता है, लेकिन बोला जाता है कि पॉलीहाइड्रोएमनियोस, मल्टीपल प्रेगनेंसीज, डिक्रीज स्ट्रेंथ ऑफ मेम्ब्रेन, इन सब केसेस के अंदर आपको देखने को मिल सकता है। ऑलराइट, सो जस्ट लेट मी ऐड, ओके, ऑलराइट, सो गाइस जो लोग अभी ज्वाइन किए मैं उनको बता दूं, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं प्री मैच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन। ये टॉपिक हमारा स्किप कर गया था। ओके, इस टॉपिक के अंदर हमको समझना है कि आपका जो प्री रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन है वो नेचुरली कब होता है। तो रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन नेचुरली आपका जब 6 सेंटीमीटर से ज्यादा डायलेशन होती है आपके सर्विक्स की, और वो कब होती है? आपके फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर के लेटेंट के बाद जब एक्टिव फेज आता है उस दौरान आपका 4 सेंटीमीटर से लेकर 8 सेंटीमीटर का डायलेशन होता है, और उसी दौरान आपका जो मेम्ब्रेन है, बैग ऑफ जो वाटर है, वो बर्स्ट करता है। लेकिन अगर वो 28 हफ्ते के बाद से लेकर 37 वीक के बीच में अगर वो फटता है तो उसे बोल दिया जाता है प्री मैच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन। ऑलराइट, इसके बाद हमने थोड़ा सा बात किया कि एमनियोटिक फ्लूइड का कैसा कैसा क्या टाइप क्या है। वो कलरलेस होता है, वो बेबी को, फीटस को प्रोटेक्ट करता है किसी प्रकार का इंफेक्शन से, शॉक एब्जॉर्बेंट होता है,
पेल येलो कलर का देखने को मिलेगा, टिंग्ड विद ब्लड, थोड़ा सा जो ब्लड है वो आपको टिंग वहां पे देखने को मिलेगा। ऑर्डरलेस और स्वीट स्मेल, ओके, स्मेल कैसी रहती है, थोड़ी सी स्वीट होती है बट ऑर्डरलेस होता है, और थिन वाटरी उसका कैरेक्टरिस्टिक है। अगर इंसिडेंस की बात की जाए तो 10% सारी की सारी प्रेगनेंसीज में से आपका 10% जो है वो प्रेग्नेंट लेडी जो है वो आपको प्री मैच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन के साथ दिख सकती है। कारण अननोन है, इसीलिए इसके कारणों पे हम ज्यादा फोकस नहीं करेंगे बिकॉज कारण अननोन है। ऑलराइट, बट स्टिल पॉलीहाइड्रोएमनियोस, मल्टीपल प्रेगनेंसी, डिक्रीज स्ट्रेंथ ऑफ मेम्ब्रेन, इन सब में आपको देखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं टाइप। तो गाइस यहां पर मैंने कुछ दिन पहले भी बोला था आपको, एक होता है प्री प्रॉम, ओके, प्री टर्म, ओके, प्री मैच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, मैंने एक टर्म बताई थी आपको, और मैंने कहा था एक होता है PROM। तो गाइस यहाँ पे दो टाइप्स है हमारे पास, ओके। जो फर्स्ट टाइप है दैट इज टर्म प्री मैच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, यानी कि 37 पे वो प्रेगनेंसी आ चुकी है, टर्म पे है, ओके, 37 क्रॉस कर चुकी है, अब फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर से पहले ही उसका जो है वो आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन हो जाता है। तो ओके, सो बेसिकली आपका जो ऊपर प्री टर्म है, द टर्म प्री टर्म, इसमें क्या हो रहा है, रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन हो रही है, लेकिन दिस लेडी इज ऑलरेडी क्रॉस द टर्म, 37 को वो क्रॉस कर चुकी है। अब डरने की बात नहीं है, लेकिन लेबर से भी पहले वो स्टार्ट कर चुकी है, मतलब उसका जो रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन है वो लेबर स्टार्ट होने से भी पहले हो चुका है। So guys, this is your basically PROM, okay? Term premature. Next जो दूसरा टाइप आता है हमारे पास, that is basically pre-term PROM, यानी कि टर्म से भी पहले premature rupture of membrane देखने को मिल रहा है, okay? So it will occur before 37 week, क्योंकि हमने pre-term labor या pre-term birth क्या बोला था, 37 वीक से पहले, आपको शायद ये टर्म आप भूलेगी नहीं, 37 वीक से पहले प्री टर्म, ओके, सो अक्कर बिफोर 37। आई होप दोनों क्लियर हैं, कुछ भी नहीं है, एक आपकी टर्म प्री मैच्योर होती है और एक आपकी प्री टर्म प्री मैच्योर होती है, ओके, प्री टर्म प्री मैच्योर। ऑलराइट, ओके, सो प्री टर्म प्री मैच्योर। अब आता है क्लिनिकल फीचर्स, यानी कि मदर क्या रिप्रेजेंट करती है। तो गाइस इसमें कुछ ज्यादा रिप्रेजेंटेशन नहीं होती है, इसीलिए डिसऑर्डर उतना भी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट बस हमें थोड़ी सी मैनेजमेंट पता होनी चाहिए। व्हाई, बिकॉज सडन डिस्चार्ज, मदर के पास सडन सा वाटरी डिस्चार्ज निकलेगा, जो हमने अभी पढ़ा, ये सारी की सारी कैरेक्टरिस्टिक्स आप क्या देखोगे मदर के अंदर, आप ये सारी की सारी कैरेक्टरिस्टिक्स आप मदर में नोटिस करोगे। सो सडन डिस्चार्ज ऑफ एमनोटिक फ्लूइड फ्रॉम वजाइना, ओके, ऑलराइट। नेक्स्ट वी हैव व्हाट आर द डायग्नोस्टिक वैल्यूएशंस। तो आप डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या क्या कर सकते हो। नंबर 1 नाइट्रोजन टेस्ट, कौन मुझे बताएगा नाइट्रोजन टेस्ट के बारे में। यस जूही, व्हाट इज नाइट्रोजन टेस्ट। यस गाइस, मैंने ये ऑलरेडी करवा चुकी हूं नाइट्रोजन टेस्ट के बारे में, कोई मुझे बता सकता है नाइट्रोजन टेस्ट क्या होता है। नाइट्रोजन टेस्ट में हम नाइट्रोजन पेपर यूज करते हैं वजाइना में, अगर एमनोटिक फ्लूइड रिलीज होता है, वजाइना एसिडिक होती है बट एमनोटिक फ्लूइड होता है एल्कलीन इन नेचर होता है, वेरी गुड, पेपर का कलर चेंज होता है। वेरी गुड। सो बेसिकली क्या है यहाँ पे, हम पीएच जो है हमारे वजाइना की वो एसिडिक है और एमनोटिक फ्लूइड की जो पीएच है वो अल्कलाइन है। तो जैसे ही आप नाइट्रोजन स्ट्रिप को टेस्ट करेंगे, उस वजाइना की सिक्रीशंस के साथ टच करेंगे, अगर वो ब्लू कलर दे जाती है, इसका मतलब है कि एमनोटिक फ्लूइड वहां पर पाया जा रहा है, क्योंकि अल्कलाइन मीडियम में वो अपना कलर क्या दे देती है, ब्लू। और अगर उसका जो कलर है वो रेड हो जाता है या फिर नो चेंज, इसका मतलब कि वो क्या है, एसिडिक है, यानी वजाइना की सिक्रीशंस है, एमनोटिक फ्लूइड लीक नहीं हुआ है। नेक्स्ट जो हमारे पास टाइप आता है डायग्नोस्टिक का, दैट इज हिस्ट्री कलेक्शन। आप पेशेंट से पूछते हैं रिलेटेड टू द ऑल द डाटा कि वो पहले प्रेगनेंसी थी, प्री मैच्योर पहले हुआ है, अब रप्चर प्लेसेंटा तो नहीं है, यानी जितना भी डाटा वो ले सकती है वो सारा डाटा वो पूछेंगे। फिजिकल एग्जामिनेशन आप करेंगे, अल्ट्रासाउंड करेंगे एंड ब्लड इन्वेस्टिगेशंस आप करेंगे। अब मेन कंसेप्ट क्या है एमनोटिक प्री रप्चर ऑफ आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन का, नॉट आर्टिफिशियल सॉरी, प्री मैच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन का मेन कंसेप्ट क्या है।
तो गाइस मेन कंसेप्ट क्या है, ये रहा यूट्रस और इस यूट्रस के पास यहां पे नीचे सर्विक्स, ओके। और अभी जो मदर है, जो लेडी है, प्रेग्नेंट लेडी जो है, उसकी बॉडी के अंदर नॉर्मल एमनोटिक फ्लूइड है जो कि स्ट्राइल एमनोटिक फ्लूइड होता है और इसमें जो सर्विक्स होती है उसकी लेंथ भी काफी लंबी होती है जैसे कि नॉर्मल केस। लेकिन अगर मदर को किसी प्रकार का वजाइनल इंफेक्शन है, किसी भी टाइप का अगर मदर को वजाइनल इंफेक्शन है तो इन्फ्लेमेशन होगी, बिकॉज वेयर एवर देर इज इंफेक्शन देर इज ऑलवेज इन्फ्लेमेशन। जब भी वहां पे इंफेक्शन होगा तो प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज होंगे, एग्जैक्टली। और जैसे ही प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज होते हैं वहां पे दो चीजें होती हैं। नंबर 1, लोकल नेक्रोसिस ऑफ द फीटल मेम्ब्रेन, ओके। आपका जो फीटल की जो मेम्ब्रेन है उसकी नेचुरली नेक्रोसिस होगी। और नंबर 2, कॉन्ट्रैक्शंस क्या करते हैं, बढ़ जाते हैं। तो गाइस इसका मतलब ये हुआ कि प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन में इन्फेक्शन का काफी इंपॉर्टेंट रोल है। यस, दैट इज ट्रू। अगर किसी प्रकार का टॉर्च इन्फेक्शन या किसी प्रकार का वजाइनल इन्फेक्शन मदर उस टाइम एक्सपीरियंस कर रही है तो आपका प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। कारण, बिकॉज इंफेक्शन होगा तो इन्फ्लेमेशन होगी, इन्फ्लेमेशन होगी तो प्रोस्टाग्लैंडिन की मात्रा बढ़ेगी और प्रोस्टाग्लैंडिन आप सबको पता है कि वो कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं, वो कॉन्ट्रैक्शन करते हैं और वो वहां पर नेक्रोसिस करेंगे फीटल मेम्ब्रेन को, जिसकी वजह से आपका जो है वो रप्चर हो जाएगा मेम्ब्रेन का, ओके। इस रप्चर से क्या हो गया, क्या प्रॉब्लम क्या है, वैसे भी तो प्लेसेंटा प्रेजेंट है, प्लेसेंटा तो बेबी को न्यूट्रिशन दे ही देगा, तो इस एमनोटिक फ्लूइड से क्या क्या लेना देना है। एंड व्हाई दिस मेम्ब्रेन इज सो मच इंपॉर्टेंट। नंबर 1, इरिटेबल यूट्रस। आपका जो यूट्रस होगा वो थोड़ा इरिटेट हो जाएगा जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाएंगे और आपका जो बेबी वूम में है वो डिलीवर जल्दी हो जाएगा। इसीलिए प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, बिकॉज इट कैन इनिशिएट प्री टर्म लेबर। और बेचारा एक बेबी को अच्छा हेल्दी होने के लिए एटलीस्ट टर्म तो क्रॉस करना चाहिए ना, लेकिन वो टर्म नहीं क्रॉस कर पाया है बिकॉज इन्फेक्शन की वजह से, आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन की वजह से अब वो प्रीमेच्योर डिलीवरी हो रही है। तो गाइस ऑब्वियसली दैट इज नॉट फाइन, राइट। सो यहां पर इरिटेबल यूट्रस हो जाता है, कॉन्ट्रैक्शन और लेबर जो है वो स्टार्ट हो जाती है, यानी प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन आल्सो प्रेसिपिटेट टू प्री टर्म लेबर, ओके। नेक्स्ट, और क्या कर सकता है, और भाई एमनोटिक फ्लूइड का काम ही एक स्टाइल फील्ड प्रोवाइड करना है। अब आपके बच्चे के लिए कोई भी स्टाइल फील्ड नहीं रहेगी है, तो इसका मतलब है कि देयर इज नो स्टाइल इन्वायरमेंट। तो बेबी और द एमनियन एंड कॉरियन जो नीचे से फट चुकी है बट ऊपर तो है ना, बच्चे के ऊपर की तरफ तो पड़ी है अभी भी, उनमें क्या हो सकता है, इन्फ्लामेशन। और अगर उनमें इन्फ्लामेशन होगी तो आपकी बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स रिलीज होंगे और आपकी बॉडी जो है वो कॉम्प्लिकेशन में जा सकती है। सो इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स, फॉर एग्जांपल एरिथ्रोसाइट काउंट बढ़ जाएगा आपका, यू नो सच काइंड ऑफ थिंग्स यू कैन एक्सपीरियंस। और बहुत ही इजीली आपको क्लमाइडिया, ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकाई और वेजिनोसिस, ये सब देखने को आपको मिल सकते हैं। क्यों? क्योंकि अब इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए कुछ भी नहीं है हमारे पास। Okay, then what else we can experience because of rupture of membrane? The third thing is compression effect on baby, because वो amniotic fluid एक बेबी को किसी प्रकार के दबाव से बचा रहा था, एक ऐसा इन्वायरमेंट अंदर क्रिएट करके रखा था, लेकिन अब वो नहीं है, there is no environment now, because वाटर तो लीक कर रहा है। इसकी वजह से बच्चे में कंप्रेशन, यानी जो उस मदर की जो यूट्रस की जो मसल्स हैं वो उसको दबाना स्टार्ट कर देंगी, जिससे भी कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो सकती है और डिलीवरी भी प्रीमेच्योर हो सकती है। तो ये फैक्ट आपको नहीं भूलना है, प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, इट्स नॉट सिंपल डिसऑर्डर बट या इट हैज सम फैक्ट्स। द नंबर 1 फैक्ट इज इन्फेक्शन, वहीं से ये सारी कहानी स्टार्ट होती है, ओके। या फिर किसी ट्रॉमा की वजह से भी बर्स्ट हो सकता है, बट कहानी यही रहेगी, ऑलराइट, ओके। नेक्स्ट, हाउ वी कैन मैनेज दिस कंडीशन? इट्स वेरी सिंपल, डू द सिजेरियन सेक्शन और यू नो डू सम, जो भी फिजिशियन बोलेगा वो करेंगे, तो हमारा कुछ रोल इसमें इतना खास नहीं है, लेकिन जो फिजिशियन बोलेगा तो उसके हिसाब से क्या रोल है हमारा। हमारा गोल ये है कि प्रेगनेंसी को कैसे भी करके 34 वीक तक पहुंचाना है, ओके। ये हमारा मेन गोल है। व्हाई? हमारा इसलिए मेन गोल है बिकॉज
वी डोंट वांट कि प्रीमेच्योर डिलीवरी हो। और अगर मदर को, क्योंकि प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन की वजह से कॉन्ट्रैक्शंस आ रहे हैं, तो अगर हम कुछ ऐसी चीजें दें जिसकी वजह से वो रिलैक्स हो जाए, तो न्यूट्रिशन तो मिल रहा है बच्चे को अच्छे से प्लेसेंटा से, तो काम चल सकता है। ओके, तो हमारा गोल है टू कंटिन्यू प्रेगनेंसी अप टू 34 वीक्स। हाउ वी कैन डू दैट? नंबर 1, स्टेरॉइड कवर, यानी कि बच्चे को डेक्सामेथासोन या कुछ भी आप दे सकते हैं ताकि जो लंग्स हैं वो मैच्योर हो जाए, किसके? बेबी के। तो आप स्टेरॉइड कवर कर सकते हो। इसके अलावा लंग मैच्योरेशन के लिए आप ये चीजें कर सकते हो। नाउ टर्मिनेट, अब जब बच्चे के लंग्स मैच्योर हो गए और वो 34 वीक्स क्रॉस कर चुकी है, तो अब आप क्या कर सकते हो? टर्मिनेशन प्रेगनेंसी को कर सकते हो, इंड्यूस कर मदर को। ओके, बिकॉज आप तो टोकोलाइटिक एजेंट्स दे रहे हो, कंटिन्यू करवा रहे हो प्रेगनेंसी, रिलैक्स करवा रहे हो, तो अब आपको इंडक्शन तो देनी पड़ेगी ना, इसीलिए। ओके, ऑलराइट। इसके अलावा हमें यह भी पता होना चाहिए कि कोई और भी टेस्ट है क्या जिसे हम कंफर्म कर सकते हैं। तो गाइस, आप पर जो आपकी स्पेकुलम एग्जामिनेशन है, सर्विकल ओस को आप खोल के देखोगे और आप देखोगे वहां से वाटर लीक हो रहा है, जिसका मतलब कंफर्मेशन है कि यस देयर इज अ प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन। तो जैसे ही आपने पर स्पेकुलम एग्जामिनेशन करी, तो आपने क्या नोटिस किया कि सर्विकल ओस से क्या रिलीज हो रहा है? वाटर। इसका मतलब कंफर्म। नंबर 2, नाइट्रोजन टेस्ट। वो मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको कि नाइट्रोजन टेस्ट जो होता है, आपका जो वजाइना की जो पीएच होती है दैट इज बेसिकली एसिडिक और एमनोटिक फ्लूइड की अल्कलाइन। तो जैसे ही आप नाइट्रोजन पेपर को वजाइना की सिक्रीशन से टच करते हैं, अगर उसका कलर ब्लू आ जाता है तो टेस्ट इज पॉजिटिव, यस देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ एमनोटिक फ्लूइड। लेकिन अगर वहां पे वजाइनल डिस्चार्ज नहीं है, ओके सॉरी, अगर वजाइनल डिस्चार्ज ही है, तो वहां कलर क्या आ जाएगा? रेड। इसका मतलब एसिडिक। सिंपल। नेक्स्ट, अल्ट्रासाउंड। हम लोग अल्ट्रासाउंड भी कर सकते हैं। फीटल फाइब्रोनेस्टिन टेस्ट। हाँ जी, कौन बताएगा मुझे इस टेस्ट के बारे में? आई हैव ऑलरेडी टॉट यू। कौन बताएगा मुझे इस टेस्ट के बारे में? व्हाट इज फीटल? यस वेरी गुड। इसमें 2 कंडीशन होती है। अगर आपका जो फिब्रोनेक्टिन जो है उसकी जो आपका जो वैल्यू है इट इज मोर देन 50 mg, वेरी गुड, वेरी गुड। तो फिर वो आपका कंफर्म कर देगा कि पेशेंट हैज फीटल लेबर, अदरवाइज अगर 50 से कम होगी नेगेटिव, तो उसका नेगेटिव। यस दैट्स ट्रू। तो बेसिकली फीटल फाइब्रोनेस्टिन जो है वो यूजुअली सिर्फ तभी रिलीज होता है जब, मतलब ज्यादा मात्रा में तभी रिलीज होता है अगर वहां डी अटैचमेंट है फ्रॉम द प्लेसेंटा, ओके, फ्रॉम द मदर्स यूट्रस। अगर वहां पे डी अटैचमेंट है तो ये रिलीज होता है। अगर इसकी मात्रा 50 mg से ज्यादा होती है तो मतलब यस देयर इज अ डी अटैचमेंट, इसीलिए आपको पता लग जाता है। वेरी गुड। नेक्स्ट, मैनेजमेंट। मैनेजमेंट मैंने इसमें ऑलरेडी आपको बता रखा है, बट मैंने इन्फेक्शन की बात की थी, मैंने कहा था इन्फेक्शन। तो गाइज यहां पर इकलौती बात जो आपको ध्यान में रखनी है दैट इज पेनिसिलिन एंटीबायोटिक। ओके, सो एक्सपेक्टेड मैनेजमेंट क्या है? वी डोंट डू इंडक्शन ऑफ लेबर। मालूम है 34 वीक क्रॉस करने की कोशिश करेंगे। वी मॉनिटर फीटस एंड मदर टुगेदर, वी नो ऑलरेडी नो। जीबीएस यानी कि ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकाई अगर पॉजिटिव है तो आप क्या दोगे? पेनिसिलिन। ये नहीं भूलना है, पेनिसिलिन। नेक्स्ट, स्टेरॉइड कवर। हमें पता है ऑब्वियसली 34 वीक से पहले अगर कोई डिलीवरी करना चाह रहा है और प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन हो रखा है तो हमें देना पड़ेगा ना बीटामेथासोन या फिर डेक्सामेथासोन, कुछ तो देना पड़ेगा स्टेरॉइड कवर, तो वो हम देते हैं। और मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि 2 डोजें देते हैं बीटामेथासोन की 12 आवर्स अपार्ट और डेक्सा एवरी 6 डोजेज इन अ डे। ओके, सो 2 डोज देंगे बीटामेथासोन की 12 आवर्स अपार्ट। ऑलराइट। नेक्स्ट, टोकोलाइटिक एजेंट्स। यस, वी विल गिव टोकोलाइटिक एजेंट्स। क्यों? ताकि आपकी जो डिलीवरी है वो थोड़ी शांत रह सके। बट यहाँ पे एक पॉइंट है, ओनली हेल्पफुल फॉर 48 आवर्स। हम सिर्फ इसे 48 घंटों के अगर शांत करना है तभी हम इसे दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि स्टेरॉइड कवर जो है वो भी देना है हमें, राइट? सो स्टेरॉइड कवर आप पेशेंट को देते हैं, ओके, एंड इफ यू वांट टू मेक यूट्रस रिलैक्स तब आप टोकोलाइटिक एजेंट दोगे और स्टेरॉइड्स जो है वो दे दोगे उस टाइम। लेकिन अगर नॉर्मल डिलीवरी को इंड्यूस कर रही है वो और उसका होने ही वाला डिलीवरी, तब हम कुछ छेड़खानी नहीं करेंगे। टोकोलाइटिस दे सकते हैं 48 आवर्स जब तक आपने स्टेरॉइड कवर दे रखा हुआ है। व्हाई? बिकॉज हम चाहते हैं कि डिलीवरी ना हो, शांति बनी रहे,
ताकि बेबी के जो लंग्स है वो मैच्योर हो जाएं। मैग्नीशियम सल्फेट, आप सबको पता है न्यूरोप को प्रोटेक्ट करने के लिए हमें मैग्नीशियम सल्फेट देना पड़ता है पेशेंट, और हम देते ही हैं। नेक्स्ट मॉनिटरिंग, पल्स, टेम्परेचर, ब्लड टेस्ट, ये सब बेड रेस्ट वेरी इंपॉर्टेंट, ये सब मरीज को मेंटेन करके रखना है। अब जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। लेस देन 24 वीक्स, लेस देन 24 वीक्स, क्या आप एक्सपेक्टेंट मैनेजमेंट दोगे? हाँ जी बिल्कुल देंगे, यानी कि वी डू नॉट इंड्यूस द लेबर। ओके परफेक्ट। क्या आप जीबीएस दोगे? नहीं दोगे। लेस देन 24 आप इसको नहीं देते हैं, क्रॉस कर सकता है प्लेसेंटा को, बेबी को अफेक्ट कर सकता है। स्टेरॉइड कवर दोगे? हाँ जी देंगे। 34 वीक से पहले पहले आप स्टेरॉइड कवर दे सकते हो। टोकोलाइटिक एजेंट्स 24 से कम नहीं देंगे। ओके बट आपको याद रखना है 24 से अगर कम है तब आप टोकोलाइटिक एजेंट्स को नहीं देते हो, बट स्टेरॉइड कवर तो हमेशा ही दोगे। लेकिन अगर कोई 24 टू 34 वीक के बीच में है तब आप ये सब देते हो और टोको भी देते हो। ओके नेक्स्ट मैग्नीशियम सल्फेट, यस लेस देन 24 वीक्स हम मैग्नीशियम सल्फेट दे सकते हैं। ओके अगर जो प्रोग्नोसिस है बहुत ही बुरा है तो हम ये सब चीजें कर सकते हैं। लेकिन अगर 24 टू 32 वीक्स में है तो मैग्नीशियम सल्फेट जो है वो नेवर यूज आफ्टर 32 वीक्स, यानी सिर्फ और सिर्फ 32 वीक्स तक ही इस्तेमाल करना है, उसके बाद हम इसे यूज नहीं करते। एंड दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये सिर्फ कब यूज करना है? प्री एक्लम्प्सिया अगर किसी को है तब, अदरवाइज दिस विल ऑल्टर द मदर्स रिफ्लेक्सेस और मदर को कॉम्प्लिकेट कर सकती है। इसलिए गाइस 32, 34 से ज्यादा कभी भी मैग्नीशियम नहीं देना है। ओके और ना ही टोकोलाइटिक देने 34 वीक से ज्यादा। क्यों? बिकॉज आप डिलीवरी करने के लिए वो योग्य हो चुकी है, तो आप नहीं रोक सकते हो। गॉट माई पॉइंट? सो लेस देन 24 वीक्स, डोंट गिव जीबीएस, डोंट गिव टोकोलाइटिक्स। मोर इन बिटवीन 24-32 you can give everything, but in case of 32 okay you cannot give magnesium, and in case of more than 34 you cannot give tocolytic agents or magnesium sulfate. Guys is this topic is clear? किसी को कोई डाउट है इस टॉपिक के अंदर?